दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी को नमस्कार। ये आज का जो वीडियो हम शुरू कर रहे हैं, ये हम कॉमन एरर के ऊपर शुरू कर रहे हैं जो हमारे पेपर में एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट्स के हों, स्टेट कहीं भी टीजीटी पीजीटी वगैरह भी होता है, जो चाहे वो यूपी का हो, चाहे दिल्ली का हो, झारखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, कहीं का भी हो। इंग्लिश लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉमन एरर से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, मैं वैसे तो जनरली लोग ग्रामर अगर पढ़ाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह शुरू करते हैं, आर्टिकल वगैरह शुरू करते हैं, तो उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो बेसिक ग्रामर आपको पढ़नी है वो तो आपको पता है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से बहुत सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, सब कुछ है। मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा जो एक्चुअल में कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, कहीं से भी हो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो ग्रामर का पोर्शन होता है, उनमें जो एक्चुअल में पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होता है। जैसे आजकल आपको पता है कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल पता है कि हाँ, ए एन द का जो यूज़ होता है, जो उसके साउंड्स होते हैं वो आर्टिकल कहे जाते हैं। ये कक्षा 1 से लेकर सभी ग्रामर के बच्चों को, जो भी इंग्लिश पढ़ते हैं, सबको पता है कि आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा आपको बताने के लिए कि आर्टिकल होता क्या है। हम ये बताएंगे कि अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पर आर्टिकल पूछा जाएगा कभी आपसे तो कैसे पूछा जाएगा, उसका यूज़ क्या होगा। तो मैं गुजारिश करूँगा आपसे कि आप एक पेन ले लें अपने हाथ में और एक कॉपी ले लें, क्योंकि हमारे पास जो ये वीडियो जो बना रहे हैं हम, हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है कि मैं आपको पूरे डिटेल में लिख के बता सकूं। ठीक है, मैं अपने लेवल पर बेस्ट करने की कोशिश करूंगा, पर मैं बोलूँगा आपको, जो मैं बोलूँगा वो आपको लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन जो मैं दूंगा वो आपको लिखना पड़ेगा, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा। जहाँ कहीं भी आपको लगे कि वीडियो ये हम बहुत थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं या ज़्यादा हो रहा है, तो आप कोशिश करिएगा कि वीडियो पॉज करिएगा, एक बार समझिएगा, समझ में ना आए तो दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल की जो है ये ग्रामर का पोर्शन है वो मैं आज से शुरू करूँगा। ये हमारे कुछ दोस्तों के लिए है, हमारे कुछ भाइयों के लिए है, हमारी कुछ बहनों के लिए है, ये सबके काम आएगा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो किसी भी फील्ड का। स्टार्ट करते हैं। ये पहला लिखा है कि व्हेन द हाउस वॉज, ये स्लैश है, व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ द देयर वॉइसेस। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको क्या करना है, ये जानना है कि किस पोर्शन में गलती है। ये इसमें बता रहा है ना पोर्शन, ये इसका पार्ट ए है, इसका पार्ट बी है, सी है और ये डी है, ये ई है। अगर जिस पार्ट में गलती है उसको आपको फाइंड आउट करना है कि ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। अगर पूरा सेंटेंस आपका सही है तो नो एरर वाला ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, चलो ये शुरू करते हैं हम। ये मैं भी आपको जैसे ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है, जो स्टार्टिंग का लेवल होता है वहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ, ये इसमें आर्टिकल की गलतियाँ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे सारे बताऊंगा। जो वीडियोस मेरे आते रहेंगे ऐसे ही आते रहेंगे, जिसमें आपको आर्टिकल मिलेगा। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे तो नाउन के बेस्ड पे जो भी एरर मिलते हैं आपको, कॉमन एरर वगैरह में वो भी मिलेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडज, ऐसे जितने हैं आपको सब आपको मिलेंगे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उसके बाद फिर मैं आगे एक्टिव पैसिव में जहाँ कहीं होता है एरर होता है वो बताऊंगा आपको, एक्टिव पैसिव से रिलेटेड। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं भी सेंटेंसेस, सिंटैक्स, जो भी पोर्शन है आपका वो मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि पेन और कॉपी लेके आप बैठे रहेंगे। चलो, ये लिखा है कि व्हेन द हाउस वाज सेट ऑन फायर, सेट ऑन द फायर। ठीक है, तो जो गलती है मैं आपको एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। देखो ये जो लिखा है कि सेट ऑन द फायर, ठीक है, तो मैं आपको भाइयों या मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेट ऑन द फायर जो है इसके बदले हमेशा ये ऑन फायर होगा, द का यूज़ नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, ये सेट ऑन फायर होगा, केवल सेट ऑन फायर, द का यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये इडियोमेटिक सेंटेंस है, इडियोमेटिक वर्ड है, इडियोमेटिक क्लॉज है। जो छोटे छोटे दो तीन वर्ड्स को मिला के बनते हैं ना, ठीक है, वो इडियोमेटिक है। तो हम इडियोमेटिक में ये सेट ऑन फायर यूज़ ही करते हैं। वो किसी के लिए अगर होता है
तो हम इसके लिए यही यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। ये जो इडियोमेटिक एक दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। जैसे होता है ना, इन अ हरी, टेक अ मील, ठीक है, या हैव अ रेस्ट, ये कई ऐसे हैं कि जिनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, ये एज इट इज़ यूज़ होते हैं, इनमें कोई भी संशोधन नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ ऑन द फायर है, ये ऑन फायर ही होगा, इडियोमेटिक है, तो उसमें कोई इफ बट नहीं है, कुछ सोचने का नहीं है कि क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा। जो रूल है वो आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, जहाँ समझने की ज़रूरत हो उसको वहाँ आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगला कोशिश करते हैं। अब ये इसमें आपको बता दिया ना, सेट ऑन द फायर नहीं होगा, सेट ऑन फायर होगा। अगले में आते हैं। अगले में लिखा है कि अ फर्स्ट स्टेप in a rational solution to any problem is the recognition of the fact that a problem exists, no error। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है, अ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकेंड में क्या है, इन अ रेशनल सॉल्यूशन। थर्ड में क्या है, टू एनी प्रॉब्लम इज द। फोर्थ में क्या है कि रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट ए प्रॉब्लम एग्जिस्ट। फिफ्थ है आपका नो एरर। ठीक है, चलो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा कि एक ऑर्डिनल नंबर होता है, एक कार्डिनल होता है और एक मल्टीप्लिकेटिव होता है। ठीक है, सेम ऐसे हम एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं कि कार्डिनल एडजेक्टिव होता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये आप ये समझ लीजिए कि कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, आप उसको नोट करते चलिएगा कहीं। कार्डिनल एडजेक्टिव वो होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाउ मेनी, कितने हैं। ठीक है, उनमें कुछ वर्ड होते हैं, जैसे वन है, ONE 1, TWO 2, THREE 3। ठीक है, इस टाइप के जो भी हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्डिनल एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगला होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में क्या होता है, फर्स्ट FIRST, सेकेंड SCOND, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसमें हम बोलते हैं जैसे हाउ मेनी की कैटेगरी में है। ठीक है, ये भी जैसे सिंगल है, सिंगल SINGLE, सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव। तो बेटा रूल ये कहता है, तो भाई रूल ये कहता है कि ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल के पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है उसके पहले हम हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ लिखा है कि आ फर्स्ट स्टेप, वहाँ हमें होगा द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यूज़ क्या होगा, ए के बदले हम द या अ के बदले हम द का इस्तेमाल करेंगे, जिससे तब ये क्लियर होगा। ठीक है, अगला चलते हैं हम। दो हो गए, तीसरे पे आइए। यहाँ लिखा है little knowledge of music that he possessed proved to be a boon for him when he was utterly helpless। ठीक है, देखो लिटिल नॉलेज मैं पूरे को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेवल पे अगर SSC की बैंकिंग की तैयारी करें तो आपको सब पता है। हो सकता है कि आप में से कुछ भाई हमारे ऐसे हों जो हमसे भी ज़्यादा काबिल हों। मैं तो सिर्फ मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतनी डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे माध्यम से अगर किसी को एक क्वेश्चन का भी फ़ायदा हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ठीक है, तो ये कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है लिटिल नॉलेज। ठीक है, लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूज़िक। तो भाई दोस्तों मैं ये आपको बताना चाहूँगा, जो लिटिल का मतलब क्या, एक आपके पास तीन शब्द होते हैं, एक होता है लिटिल, एक होता है अ लिटिल, एक होता है द लिटिल। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, और द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ भी है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये करा कि लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूज़िक, ये अगर ही अगर किसी चीज़ को वो दिखाता है, शो ऑफ करता है, ठीक है, या जो उसके लिए वरदान साबित हुआ, जितनी भी नॉलेज उसके पास है, जितनी भी नॉलेज, मतलब ऐसा नहीं किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज पूरी, जैसे मैं बताऊं, मैं अगर अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अंग्रेज़ी के बारे में सब जानकारी है। ठीक है ना, मैं उतनी अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूं जितनी मुझे आती है, जिस लेवल की मुझे आती है। कुछ तो आती है ना मुझे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे लिटिल आती है। लिटिल का मतलब मैं अंग्रेज़ी जानता ही नहीं हूँ,
मुझे कुछ नहीं आती है। लेकिन द लिटिल का मतलब मुझे सब आती है, जितनी भी है मुझे सब आती है। मैं ये भी नहीं कहूँगा अ लिटिल, जितनी थोड़ी बहुत हमें आती है, ठीक है। तो लिटिल का मतलब कुछ नहीं होता है, अ लिटिल का मतलब थोड़ा होता है, और द लिटिल का मतलब होता है जितना कुछ भी हो सके, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जहाँ लिटिल है, ठीक है, इसके पहले हम क्या करेंगे, ए के पहले लिटिल जो है, लिटिल के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। द क्यों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके पास जितना नॉलेज है उतने उसने कोशिश तो किया अपने लेवल पे, तभी तो उसके लिए वो वरदान साबित हुआ, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे किसका, द का, जितना भी नॉलेज उसके पास है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आगे हम कोशिश करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। डोंट टॉक टू हिम लेते हैं, डोंट टॉक टू हिम, डोंट टॉक टू स्लैश हिम, ठीक है। ये है डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज। ये कह रहा है कि उससे बात मत करो, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर दीज डेज, आजकल वो हमेशा गुस्से में ही रहता है। कौन, कोई भी हो, ठीक है। इसमें क्या गलती है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि ये इडियोमेटिक सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको एज इट इज़ हमें ऐसे ही यूज़ करना है। इनमें हम कोई इफ़ बट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो जैसे है वैसे ही मानते हैं। तो बेटा भाई जहाँ लिखा है इन टेम्पर के बदले इन अ टेम्पर का यूज़ होता है इडियोमेटिक में, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ये रूल है, एज इट इज़ आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ डोंट टॉक टू हिम, ही ऑलवेज रिमेन्स इन टेम्पर, रिमेन्स इन टेम्पर जहाँ लिखा है रिमेन्स इन अ टेम्पर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इडियोमेटिक है। ऐसे कुछ सेंटेंस है जिसको बोलते हैं हम इन अ मूड, इन अ मूड, इन अ रेज, इन अ डिलेमा। ये ऐसे कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनका हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन अ मूड बोलेंगे हम, इन अ रेज बोलेंगे हम, इन अ डिलेमा बोलेंगे, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है। अगला स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, ही बोस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स बट एवरीबडी नोज हाउ फॉर ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। कह रहा है कि वो बोस्ट करता है, डींगे तो मारता है कि हमें मैथमेटिक्स बहुत आती है, ठीक है, पर सबको पता है कि उसको मैथमेटिक्स कितनी आती है, ठीक है। देखो इसमें ही बोस्ट ऑफ सही है, हैविंग गुड नॉलेज सही है, ऑफ मैथमेटिक्स सही है, बट एवरीबडी नोज हाउ फॉर ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो इसमें दोस्तों गुड से पहले ए का प्रयोग होगा क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि हैव अ गुड या हैव अ गुड नॉलेज या हैव अ साउंड नॉलेज, ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। नॉलेज आपको पता है कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, जिसके चलते इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश ऐसी होती है कि जहां हम अगर कोई रूल बताते हैं तो उसके बाद उसके कहीं ना कहीं उसका अपवाद मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसके जुड़ा हुआ एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब भी हम कभी नॉलेज का, अगर नॉलेज शब्द का जब भी कहीं प्रयोग होता है, अगर उस नॉलेज से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तो अगर एडजेक्टिव आ जाए तो उसके पहले हम ए या एन उसके साउंड्स के हिसाब से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शी इज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, शी हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। या मान लो हम किसी के बारे में बात करें, जैसे हम किसी लड़के के बारे में बात करें तो दीपक हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसमें क्या है, दीपक तो सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, जो ए है ये तो आर्टिकल हो गया, और गुड आपको पता है कि ये एडजेक्टिव है, ठीक है। नॉलेज की हम जिक्र कर रहे हैं, तो नॉलेज अगर मैंने कहा कि अगर नॉलेज से पहले, ठीक पहले अगर हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव से पहले हम ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी रूल है। नेक्स्ट आगे कोशिश करते हैं देखने के लिए, अगला सेंटेंस क्या है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर, दिखाई नहीं दे रहा, अब आइए, इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड, ठीक है। अगला है नो एरर, इसमें इट वॉज ए है, सेंटेंस फर्स्ट ए है, बाय अ मिस्टेक बी है, दैट ही कॉट सी है, हर हैंड डी है, और पांचवा आपका ऑप्शन है नो एरर, ठीक है।
इट वॉज बाई अ मिस्टेक। आपने बहुत बार यूज़ किया होगा, बहुत बार देखा होगा, हम बोलते हैं कि बाई चांस हमें ये करना पड़ गया, है ना, ये काम बाई मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो जैसा मैं ये आपको बताया था पहले मैंने कि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनके साथ जो हम होता है वो एज इट इज़ यूज़ करते हैं। तो इसमें जो लिखा है कि बाय अ मिस्टेक, ये बाय अ मिस्टेक जो है हम इसका ए का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बाय मिस्टेक ही बोलते हैं, हम बाय चांस बोलते हैं, बाय मिस्टेक बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ए का यूज़ नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस आता है, चलिए, लिखा है कि दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। ये जो ऑर्डर है मैनेजर का, इससे क्या हो सकता है, दीज ऑर्डर ऑफ द मैनेजर, ये मैनेजर का जो ऑर्डर है, मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर, कम से कम 2000 मजदूरों की जो ज़िंदगी है उसको खतरे में डाल सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन अ डेंजर। हमें ये देखना है पार्ट डी, जो इन अ डेंजर लिखा है ये भी इडियोमेटिक ही है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आज जितने मैंने शुरू किए पहले सारे इडियोमेटिक ही क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये अक्सर आपको चाहे टीजीटी एग्जाम देंगे, चाहे पीजीटी देंगे, चाहे बैंकिंग देंगे, चाहे एसएससी देंगे, हमेशा कॉमन एरर से क्वेश्चंस आपके पास आते ही आते हैं। और आपको ये जो छोटी छोटी बिल्कुल माइन्यूट सी मिस्टेक्स हैं, अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे ना तो फिर पता नहीं चलता हमें कि गलती कहाँ हो रही है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको गौर करना ही पड़ेगा अगर आपको सही करना है तो। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि ये इन अ डेंजर में ये ए का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन मैंने एक दो पहले ही बताया, मैं दोबारा भी बता दे रहा हूँ, दो चार और आप चाहो तो लिख लो। हम जैसे ये इन अ डेंजर की जगह हम इन डेंजर ही यूज़ करते हैं, हम ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन डेंजर बोलते हैं, इन ट्रबल बोलते हैं, इन कन्फ्यूज़न बोलते हैं, इन डेप्थ बोलते हैं, इन डिमांड बोलते हैं, इन डिटेल बोलते हैं, इन फैक्ट बोलते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये आपको ऐसे ही आपको रटने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला है, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन द एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट, टू टेक द हार्ट, टाइम कम होने की वजह से मैं आपको पूरे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जो गलतियाँ हैं वो बता रहा हूँ, आप गलतियों पे भी पॉइंट आउट करिएगा, उसको ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टू टेक द हार्ट, टू टेक द हार्ट जो है ये भी इडियोमेटिक ही है, हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। टेक हार्ट ही डायरेक्ट यूज़ होता है, टेक हार्ट होता है, लूज हार्ट होता है, ये दोनों शब्द ऐसे हैं ना कि इनमें द का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसको डायरेक्ट एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन हो गए आपके। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट द फेल्योर दैट हैव मेड हिम लॉस द हार्ट या लूज द हार्ट बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में आपको ये बताया था कि ये टेक हार्ट, लूज हार्ट है ना, ये सब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। जैसे टेक हार्ट होता है, टेक केयर होता है, टेक एक्शन होता है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, किसी को बोलते हैं हम ना टेक केयर है ना, तो ये सब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसमें भी लिखा है ना कि ये लॉस द हार्ट। ठीक है, तो इसमें भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर, टेक हार्ट भी होता है, लॉस हार्ट भी होता है, ये सब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो जो है ये इतना बहुत है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी से कैसा बनेगा मैं दिन ब दिन मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोज़ में सुधार करता रहूँ। बाकी आपको जैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। ये हम अपने कुछ साथियों के लिए स्टार्ट किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इम्प्रूवमेंट आता रहेगा दिन ब दिन। कोई सुधार होगा कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे भी हैं, कुछ क्या बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा काबिल हैं। तो बस मैं तो एक कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोस, अलग अलग चैप्टर्स के साथ में, अलग अलग टॉपिक के साथ में, कुछ रूल्स और ऐसे रेगुलेशंस जो आपको एग्ज़ाम में काम आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।